नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप 17वीं सदी के एक इतिहासकार हैं जो भारत के नक्शे को गौर से देख रहे हैं। आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा एक ऐसा दौर जहां रातों रात सत्ता के समीकरण बदल रहे थे। बड़े बड़े अजेय माने जाने वाले साम्राज्यों की जड़ें एक क्षेत्रीय शक्ति द्वारा हिलाई जा रही थी और इस अभूतपूर्व रोंगटे खड़े कर देने वाले बदलाव के बिल्कुल बीचों बीच खड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये समझेंगे कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत में उस वक्त की पूरी भू राजनीति को पलट कर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य भागों में बांटा है। पहले हम उपमहाद्वीप की यथास्थिति देखेंगे, फिर आदिल शाही को चुनौती, मराठों का संघर्ष, मुगलों को चुनौती, आगरा की वो मशहूर रणनीति और आखिर में उनकी संप्रभु विरासत और विस्तार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1 उपमहाद्वीप की यथास्थिति। आखिर उस समय हालात थे कैसे? देखिए, अगर हमें इस बदलाव की जड़ों तक पहुंचना है तो हमें 1630 के दशक में जाना होगा। शिवनेरीगढ़ में शिवाजी का जन्म होता है। उस वक्त का माहौल बहुत ही भयानक था। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि पूरे उपमहाद्वीप में भारी उथल-पुथल मची हुई थी। बस्तियां उजाड़ी जा रही थीं, धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे थे और आम इंसान बस डर के साये में जी रहा था। सच कहूं तो इसी डर और उथल-पुथल ने इस पूरी कहानी की नींव रखी। और इसी निराशा के बीच जन्म लेता है एक बेहद शक्तिशाली विचार, हिंदवी स्वराज। ये कोई हवा-हवाई बात नहीं थी। ऐतिहासिक ग्रंथ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि स्वशासन का ये बीज शिवाजी की माता जीजाबाई ने उनके बचपन में ही बो दिया था। इस विचार का सबसे बड़ा रणनीतिक फोकस क्या था? क्षेत्रीय किलों पर कब्जा, क्योंकि उस दौर का सीधा सा नियम था, जिसके पास किले उसी के पास सत्ता। आगे चलकर यही एक विचार उनके हर एक सैन्य अभियान की जान बन गया। भाग 2 आदिल शाही को चुनौती। अक्सर हमें लगता है कि इतिहास सिर्फ तलवारों से जीता जाता है, लेकिन यहाँ जरा कूटनीति देखिए। जब आदिल शाह ने शिवाजी के पिता शाहजी को बंदी बना लिया तो उन्होंने गुस्से में आकर हमला नहीं किया, बल्कि एक बेहद चतुर चाल चली। मुगलों के सम्राट शाहजहां को एक कूटनीतिक पत्र भेजा गया कि चलिए मिलकर आदिल शाही को हराते हैं। नतीजा, मुगलों के साथ इस संभावित गठबंधन के डर से आदिल शाह इतना घबरा गया कि उसने बिना किसी शर्त के शाहजी को तुरंत रिहा कर दिया। क्या शानदार राजनीतिक दिमाग था, है ना? कूटनीति अपनी जगह थी, लेकिन मैदान जंग के नियम भी बदल रहे थे। क्या आपने कभी गनीमी कावा यानी गुरिल्ला युद्ध का नाम सुना है? ये रणनीति मावल क्षेत्र के उन लोगों ने अपनाई जिन्हें अक्सर समाज में कुछ खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन युद्ध कौशल में उनका कोई सानी नहीं था। 1656 में जब घने जावली क्षेत्र पर कब्जा हुआ तो इस गुरिल्ला युद्ध को अपना एक परफेक्ट भौगोलिक मंच मिल गया। एक 17वीं सदी के इतिहासकार की नज़र से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सामरिक बदलाव था, जिसने बता दिया कि फुर्तीले छोटे समूह भी विशाल सेनाओं के छक्के छुड़ा सकते हैं। और फिर आता है 1659 का वो बहुचर्चित प्रतापगढ़ का संघर्ष। आदिल शाही ने अपने सबसे खूंखार कमांडर अफजल खां को भेजा। इतिहास बताता है कि खान ने रास्ते में जानबूझकर कई मंदिर तोड़े ताकि शिवाजी गुस्से में आकर कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठा लें। लेकिन यहाँ भी दिमाग से काम लिया गया। कपड़ों के नीचे लोहे का आवरण और हाथ में छिपा हुआ बाघ नख। एक छोटे से क्षेत्रीय नेता ने पलक झपकते ही एक बहुत बड़े सैन्य खतरे को हमेशा के लिए शांत कर दिया। ये वो पल था जिसने एक नई क्षेत्रीय शक्ति की सबसे मजबूत नींव रखी। भाग 3 मराठों का संघर्ष। इस समय तक आते आते टकराव बहुत भयानक हो चुका था। सोचिए, एक तरफ शाही साम्राज्यों की लाखों की सेना, उनकी भारी भरकम तोपें और बिल्कुल रूढ़िवादी युद्ध के तरीके, और दूसरी तरफ मराठों की सामरिक चपलता, जो पूरी तरह से पहाड़ों के भूगोल, बेहद तेज मावल सैनिकों और सीमित संसाधनों के स्मार्ट इस्तेमाल पर टिकी थी। ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये भारी भरकम ताकत और तेज रफ्तार के बीच की लड़ाई थी। इस एक तरफा से दिखने वाले युद्ध की हकीकत क्या थी, इसे समझने के लिए बस स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए। 300 साल 1660 घोड़खिंड की लड़ाई, जिसे हम आज पावनखिंड कहते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे के नेतृत्व में केवल 300 मराठा सैनिकों ने आदिल शाही की 5000 सैनिकों वाली विशाल फौज को घंटों तक आगे नहीं बढ़ने दिया।
ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा अकल्पनीय उदाहरण है जो बताता है कि अगर आपके पास सही भूगोल और लोहे जैसा इरादा हो तो सेना की गिनती मायने नहीं रखती। भाग 4, मुगल साम्राज्य को चुनौती। अब तक तो क्षेत्रीय शक्तियों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब पंगा उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति से हो गया, औरंगजेब का मुगल साम्राज्य। जब मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने लाल महल पर कब्जा करके भारी तबाही मचाई, तो इसका जवाब सीधे युद्ध से नहीं बल्कि मुगलों की तिजोरी पर वार करके दिया गया। 1664 में सूरत पर हमला हुआ, जो मुगलों का सबसे अमीर बंदरगाह था। मुगल सूबेदार ने जो नुकसान की भरपाई करने से मना किया, तो वहां से अपार संपत्ति कब्जे में ली गई। इस एक कदम ने औरंगजेब को ऐसा चौंकाया कि उसने अपनी पूरी शाही ताकत झोंक दी। और मुगलों का वो पलटवार सच में बहुत भारी पड़ा। मुगलों के सबसे खूंखार और अनुभवी राजपूत सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह ने ऐसी घेराबंदी की कि 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस टेबल को देखिए जरा, शर्तें कितनी भयानक थीं। 36 में से 23 किले छिन गए, मुगलों के लिए लड़ने की मजबूरी आ गई। यहां तक कि युवा बेटे संभाजी को मुगलों के पास भेजना पड़ा, और ऊपर से 40 लाख होड़ का जुर्माना। कोई भी इतिहासकार आपको बताएगा कि ये मराठों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। भाग 5, आगरा से भागने की रणनीति। लेकिन कहानी अभी खत्म कहाँ हुई थी। 1666 में जब आगरा के दरबार में उनका अपमान हुआ और उन्हें नजरबंद कर दिया गया, तब रणनीति युद्ध के मैदान से निकलकर मनोवैज्ञानिक खेल में बदल गई। बीमारी का बहाना, फिर रोजाना बड़े बड़े मिठाई के बक्से बाहर भिजवाना, और आखिरकार एक दिन उन्हीं बक्सों में छिपकर मुगलों की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाना। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? सुरक्षित राजगढ़ पहुंचने के बाद मुगलों को शांत करने के लिए फिर से कूटनीतिक अधीनता का पत्र लिख दिया। ये अपने आप में उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल की एक मास्टर क्लास है। भाग 6, संप्रभु विरासत और विस्तार। आगरा से सही सलामत लौटने के बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत ही आक्रामक पलटवार था। पुरंदर की संधि को पूरी तरह से फाड़कर फेंक दिया गया। पुर्तगालियों से कोंकण का तट छीना गया और वहां हो रहे जबरन धर्म परिवर्तन को तुरंत रोक दिया गया। तानाजी मालुसरे के उस महान बलिदान के बाद कोंढाना किला वापस लिया गया। एक के बाद एक किले वापस जीते गए और देखते ही देखते मध्य और दक्षिण भारत में स्वराज का झंडा फिर से पूरे गौरव के साथ लहराने लगा। इन सब संघर्षों का आखिरी और सबसे बड़ा नतीजा निकला 6 जून 1674 को। ये कोई आम राज्याभिषेक नहीं था दोस्तों। 17वीं शताब्दी के भू राजनीतिक नक्शे पर यह एक भूचाल था। शिवाजी महाराज का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब वो किसी साम्राज्य के विद्रोही या जागीरदार नहीं थे। अब वो एक मान्यता प्राप्त, स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के शासक थे, जो दिल्ली के मुगलों और बीजापुर की आदिल शाही की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। सत्ता के इस विस्तार को जरा इस नंबर से समझिए। 350 से भी ज्यादा किले। जब शुरुआत हुई थी तब मुट्ठी भर किले थे, लेकिन 1680 आते आते इस नए साम्राज्य का दबदबा इतना बढ़ चुका था कि उनके पास 350 से अधिक भारी सुरक्षा वाले किले थे। उस दौर की किसी भी नई क्षेत्रीय शक्ति के लिए इतना बड़ा रणनीतिक विस्तार हासिल करना लगभग नामुमकिन माना जाता था। 1680 में जब इस महान रणनीतिकार का निधन हुआ तो 17वीं सदी के इतिहास का एक बहुत ही परिवर्तनकारी अध्याय अपने अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन एक इतिहासकार के तौर पर जब हम उन पन्नों को पलटते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर इस नवस्थापित राज्य का भविष्य क्या होगा? मुगलों और बाकी बचे साम्राज्यों का जो पलटवार होना तय था, क्या ये नया संप्रभु राज्य उस विनाशकारी तूफान का सामना कर पाएगा? क्या ये विचार उनके बाद भी जिंदा रहेगा? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।